हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्निफाई। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने इसके पार्ट 1 को देखा है तो हमने कुछ हद तक इस चैप्टर को कर लिया है। राइट। आज हमें करना है प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में। तो यहाँ तक जो था वो हमारा हो गया था। इसके बाद से जो थी वो प्रॉब्लम आ गई थी। राइट। हम अब यहाँ से करेंगे द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू। देखो, जिनको रिवेन्यू कलेक्ट करना होता था, जो फंक्शनरीज होती थी, वो क्या होती थी, वो जनरली इनको रिक्रूट करा जाता था। ठीक है। अब उनको रिक्रूट कहाँ से करा जाता है? उनको रिक्रूट करा जाता है इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। राइट। जो कि फैमिली काफी जानी मानी फैमिलीज हैं, है ना, रिच फैमिलीज हैं। तो उन फैमिली में से इनको क्या करा जाता था, जो फंक्शनरीज टैक्स को कलेक्ट करती थी, रिवेन्यू को कलेक्ट करती थी, उनको वहां से रिक्रूट करा जाता था। राइट। और जो इनकी पोजीशन होती थी, मान लो इस पोजीशन के लिए इनको रिक्रूट करा गया है, तो ये पोजीशन कैसी थी? हेरिडिटरी थी। मतलब इसका मतलब ये है कि फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन क्या होती रहेगी? ये ट्रांसफर होती रहेगी। कोई और पर्सन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक ही फैमिली के लोग आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये चीज कि ये सिर्फ जो थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है। मतलब फादर के बाद सन को ही जाती थी। तो ये चीज आपकी आर्मी के लिए भी सही है। ठीक है। जो आपकी आर्मी है उसमें भी क्या होता था, उसमें भी पोजीशंस आपको क्या देखने को मिलेंगी? हेरिडेटरी देखने को मिलेंगी। ठीक है। बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं किंग के, वो भी इन पोजीशन को क्या करते थे? होल्ड कर लेते थे। ठीक है। अब जो किंग के रिश्तेदार हैं उन लोगों को भी क्या करते थे, जो आपके किंग हैं वो दे देते थे। फाइन। ये जो इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशंस थी। ओके। अब मुझे फटाफट से ये बता दो आप लोग कि आप लोग प्राशस्त्य से क्या समझते हो। देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को कराओ तो आपको बहुत अच्छे से इसका जो है वो मतलब पता होगा कि प्राशस्त्य क्या होती है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लैंड ग्रांट्स के बारे में। देखो, अब सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये क्या होती थी, जिसमें किंग की ना फालतू की तारीफ लिखी होती है। ठीक है। तारीफों के पुल बांधे होते थे। राइट। तो जो किंग की तारीफ थी, जो किंग के पुल बांधे गए थे, तो वो जो लिखा जाता था उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे? कि प्राशस्त्य है। किंग की तारीफ में जो लिखा गया उसे बोलते थे कि ये प्राशस्त्य है। ठीक है। इसमें होता क्या था कि हो सकता है कि जो इसमें लिखा है, डिटेल्स है, वो लिटरली ट्रू ना हो, मे नॉट बी लिटरली ट्रू। क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि देखो, अगर आप किसी राजा के लिए लिख रहे हो, है ना, आप उसका यही सोचोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा आप उसकी तारीफ लिखो, सो दैट कि वो आपकी चीज को एक्सेप्ट करे और आपको कोई पनिशमेंट ना दे। अगर आप राजा की बुराई करने लग गए, ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलोगे, तो राजा तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे हम कुछ बातें लिख देते थे, मतलब जो लिखते थे लोग वो कुछ ऐसी बातें लिख देते थे जो असल में वाक्य में नहीं होती थी। ठीक है। हो सकता है सच होती हो एंड हो सकता है कि सच ना होती हो। राइट। तो यही बताया गया है कि जो प्राशस्त्य में डिटेल्स होती थी, हो सकता है वो लिटरली सच ना होती हो। ठीक है। लेकिन ये हमें फिर भी क्या बताती है कि जो हमारे राजा होते थे, जो हमारे किंग होते थे, जो हमारे रूलर होते थे, ये अपने आप को कैसे डिपिक्ट करते थे। ठीक है। कैसे दिखाते थे। ठीक है। कि वैलियंट है, ये विक्टोरियस है, वॉरियर है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपकी प्रशस्ति है, इनको कंपोज किसने करा है? इनको कंपोज करा है आपके ब्राह्मणास ने। फाइन। अब ये ब्राह्मणास क्या करते थे? ये जो था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या करते थे? कहीं ना कहीं हेल्प करते थे। ठीक है। अच्छा, एक देखते आ जाओ, द अचीवमेंट्स ऑफ नाग भट्टा। ठीक है। तो नाग भट्ट की अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे रूलर्स ने क्या करा है, अपनी अपनी अचीवमेंट्स को ना, जो ये प्राशस्तीज है, मैंने बताया ना क्या है, ये वही है जिसमें इसकी तारीफ करी गई है राजा की। ठीक है। अब तारीफ करी गई, तारीफ में क्या होगा कि राजा जी हमारे इतने बहादुर हैं, उन्होंने इतने युद्ध लड़े, उन्होंने उनको इतना कुछ अचीव हुआ। ठीक है। उन्होंने यहाँ यहाँ पे रूल करा, ये करा, वो करा, अपने अंडर उन्होंने इसको राज करवाया, इस किंग ने उसके आगे जो था वो, है ना, मतलब सर झुका दिया, ये कर दिया। तो ये सारी चीजें थी। तो एक ऐसे ही आपको ये देखने को मिलेगी प्रशस्ति, जहाँ पे आपको नाग भट्ट की क्या देखने को मिलेंगी? अचीवमेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो बहुत सारे रूलर्स क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे अपनी अचीवमेंट्स को, कहाँ पे? प्रशस्तिस के बीच में। हमने प्रशस्तिस के बारे में पढ़ा था ना, जब मैं आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी करवा रही थी। एक गुप्ता रूलर थे आपके, समुद्रगुप्त, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो देखो, एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो हमें मिली है। वो डिस्क्राइब करती है द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नाग भट्टा। अब नाग भट्ट कौन थे? ये प्रतिहारा किंग होते थे। अब इन्होंने बताया कि इस एरिया पे इन्होंने क्या करा, विक्ट्री हासिल कर ली। जो किंग थे आंध्रा के, ठीक है, सिंधावा के, विदर्भा के, जो महाराष्ट्र का पार्ट है, कलिंगा के, जो उड़ीसा का पार्ट है,
फेल बिफोर हिम इवन ही वॉज अ प्रिंस, जब वो प्रिंस थे तो इनके आगे ही वो क्या कर गए, दे फेल बिफोर हिम, राइट। एंड इन्होंने क्या करा, ही वॉन अ विक्ट्री, किसके ऊपर, चक्रयुधा के ऊपर, जो कि कनज के रूलर होते थे। इन्होंने डिफीट किसको करा, किसको इन्होंने मात दी, किंग ऑफ वांगा, जो कि एक बंगाल का पार्ट था, फाइन। तो ये सारी चीजें वही लिखी गई हैं कि किंग को जो था इन्होंने डिफीट करा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपको पेपर में आता है कि प्रशस्ति में क्या क्या इंक्लूड था, या फिर ये आ जाए कि जो प्रशस्ति है उसमें जो भी लिखा गया है वो एकदम ट्रू है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है कि ये ट्रू ना हो, दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू, फाइन। क्योंकि ये चीजें क्या करी गई थी, ये राजाओं ने अपनी बढ़ाने चढ़ाने के लिए लिखवाई थी, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो थी वो लिखवाई थी। और ये भी ऑप्शन आ सकता है कि बताओ प्रशस्ति के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो उनके अचीवमेंट्स हो गई, फाइन, उनके उनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, या उनकी विशेषताएं ऐसी हो गई कि भाई वो कैसे होते थे, वो बड़े ब्रेव होते थे, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ गया, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि क्या सिर्फ कोई कोई किंग ही लिखाता था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो अपनी क्या बनवाते थे, प्रशस्ति लिखवाते थे, ठीक है। अब जो किंग हैं वो क्या करते थे, वो ब्राह्मणास को करते थे रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड में क्या देंगे, अगर आप लोग पढ़ोगे है ना, आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, यूपीएससी की लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, ऐसे ही मान के चल लो, चलो ऐसे नहीं मान के चलना, तो ऐसे छोड़ो। अगर आप लोग पढ़ोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना चॉकलेट दूंगी, ठीक है, तो वो आपका रिवॉर्ड हो गया। अब ब्राह्मणास को भी रिवॉर्ड मिलता था, तो ब्राह्मणास को रिवॉर्ड कैसे मिलता था, वो मिलता था ग्रांट ऑफ लैंड्स के थ्रू, ठीक है। मतलब इनको जमीन का टुकड़ा था ना, वो ग्रांट कर देता था कि ये लो भाई ब्राह्मणास, ये आपको हमने रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। अब कहाँ पे लिखा गया कि भाई इस ब्राह्मण को इतनी जमीन दी है या इतना हक है, तो वो रिकॉर्ड करा जाता था एक कॉपर की प्लेट के ऊपर। देखो आपको ये कॉपर की प्लेट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई ब्राह्मण है, ठीक है, और ये भी कोई ब्राह्मण है, ये भी कोई ब्राह्मण है, तो सबको क्या कर दी, कॉपर की प्लेट्स दे दी, ठीक है, कि उस पर रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि इतनी लैंड दी है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो आपको लिखाई जो है वो दिख रहा होगा। तो कॉपर की प्लेट्स पे रिकॉर्ड होता था, इनको पकड़ा दिया जाता था, थमा दिया जाता था कि लो आप ले लो, ये वाली लैंड जो है, इतने नंबर लैंड जो है ये आपको हमने दे दी है एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें रिकॉर्डिंग है ग्रांट ऑफ लैंड्स की, जो रूलर ने 9th सेंचुरी में, ठीक है, इन रूलर इन द 9th सेंचुरी रिटर्न इन संस्कृत। देखो अब ये पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, ठीक है, कुछ इसमें संस्कृत देखने को मिलेगी आपको, कुछ आपको तमिल देखने को मिलेगी, फाइन। और जो ये रिंग इनको होल्ड कर रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। अब इस पे एक रॉयल सील भी लगा दी है, सो दैट कि श्योर कर पाए कि जो डॉक्यूमेंट है ना वो ऑथेंटिक है, फाइन। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो ये रॉयल सील होती थी क्या इंडिकेट करती थी, तो इनकी ऑथेंटिसिटी जो थी वो क्या करती थी, इंडिकेट करती थी कि भाई डॉक्यूमेंट बड़ी ऑथेंटिक है, फाइन, कोई एरी गेरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बड़ी फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अब व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, अब लैंड के साथ में और क्या दिया जाता होगा इनको, तो देखो ये एक पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट। अब जो चोलास ने जो लैंड ग्रांट करी थी, ठीक है, मैंने आपको बताया ना 2 लैंग्वेजेस में वहाँ पे लिखा गया है, तो जो तमिल वाला सेक्शन है वो चीज़ ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमने जो लैंड है उसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट कर दिया है, ठीक है, क्या बना दिया, और इम्बैकमेंट्स बना दी हैं, प्लांटिंग कर दी है थॉर्नी बुशेस को, तो ये पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। और लैंड में क्या क्या है, आपको फ्रूट बियरिंग ट्रीज देखने को मिलेंगी, वाटर मिलेगा, गार्डन्स मिलेंगे, ठीक है, वेल्स मिलेंगे, पेस्टोरल लैंड मिलेगी, विलेज मिले, ये सब कुछ पढ़ लेना क्या क्या है उसमें। अब ये देखो इन्होंने लिखा कि जो इस लैंड को रिसीव करेगा वो क्या कर सकता है, दैट पर्सन कैन कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पर्टिकुलर लैंड, जो उनको एज अ रिवॉर्ड जो है वो ग्रांट करी गई है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर एज अ फाइन, ठीक है। जो टैक्स था बिटल लीव्स के ऊपर में और वूवन क्लॉथ, तो इन चीज़ों पे क्या कर सकता है, वो टैक्स को भी कलेक्ट कर सकता है। वो बड़े बड़े रूम्स को क्या कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, ठीक है, अपर स्टोरीज बना सकता है बेक्ड ब्रिक्स के साथ में, पकी हुई ईंटों के साथ में। और वो क्या कर सकता है, वो लार्ज या फिर स्मॉल वेल्स को डग भी कर सकता है, वो ट्रीज को भी प्लांट कर सकता है, थॉर्नी बुशेस को भी प्लांट कर सकता है। अगर उसको जरूरत पड़ी वो क्या कर सकता है, ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, ठीक है। और बट उसको एक चीज जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी, ही शुड इंश्योर कि जो वाटर है ना
वो वेस्ट नहीं किया जा रहा है, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो क्या कर दी गई हैं, बना दी गई हैं, सो दैट कल को फ्लड वगैरह जो है ना वो आना जाए पानी को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे ये ना, तो क्या बना दी गई हैं, एम्बैंकमेंट्स क्या कर दी गई हैं, बना दी गई हैं, ताकि कल को जो है ना ये हो कि पानी का जो है वो गलत इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा, और कल को ज़्यादा पानी का बहाव आता है तो उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। फाइन। सो देखो, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over the Kashmir. हाँ देखो, देखो एक 12th सेंचुरी की ना आपको लॉन्ग संस्कृत पोएम जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है, किंग्स के क्या देखने को मिलेगी, आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या करा, रूल करा, राज करा। इसको कंपोज करा था एक ऑथर ने जिनका नाम था कल्हाना। क्या नाम था? कल्हाना। मैंने आपको बोला यार हम ना कश्मीर चलते हैं, ठीक है, तो हमारा कोई मान लो वहाँ पे फ्रेंड था, तो उसने कहा नहीं कल आना, ठीक है, कल आना, तो ऐसे करके याद कर लो, कल्हाना। कश्मीर, हम कश्मीर, उन्होंने कहा कि अभी खतरा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग अभी मत आओ। फाइन, आप लोग अभी मत आओ, हम आपको कल अपने राजाओं की कहानियां सुना देंगे, सो अभी यहाँ पे खतरा है तो आप लोग कल आना। फाइन। तो जो कल्हाना थे, जो ऑथर थे जिन्होंने ये कंपोज करी थी आपकी पोयम, ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, इसको बनाने के लिए, इसको लिखने के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज को जो था वो इस्तेमाल करा, वेराइटी ऑफ सोर्सेज, जैसे इंस्क्रिप्शंस को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, आई विटनेसेस अकाउंट्स को, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज को, अपना इस अकाउंट को लिखने के लिए। फाइन। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशास्तिस, लेकिन जो ये प्रशास्तिस होते थे ये तो कुछ भी लिख देते हैं ना, ये तो कोई सोर्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने आप से मन में जो आता है, ठीक है। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स। अब देखो ये लोग कैसे थे, ये लोग तो राजा की तारीफ लिखेंगे, लेकिन जो कल्हाना थे ये बड़े क्रिटिकल थे, ठीक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट्स के उस पे जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स को मद्देनजर रख के, उनको स्टडी करके, उनको एनालाइज करके चीज़ों को लिख रहे हैं। सो ही वॉज ऑफन वेरी क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स और उनकी पॉलिसीज को लेके। पर जो ये प्रशस्तिस होते थे, ठीक है, जो ये प्रशस्तिस के राइटर्स होते थे, ये तो कुछ भी है, अपनी बस अपनी इन्होंने ना मतलब दुनिया बना रखी है कि भाई जितनी हम राजा की तारीफ करेंगे उतना तो हमारी जो है वो जेबें भरेंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आप इसको ऐसे करके ना याद कर सकती हो। फाइन। कि जो कल्हाना थे, ही वॉज ऑफन वेरी क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के लिए। अच्छा, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, आपने नोटिस करा होगा दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज जो है ना वो स्पेसिफिक रीजन में बेस्ड है, ठीक है। मान लो ये पूरी अगर मेरा एरिया है तो यहाँ पे कोई और डायनेस्टी है, ठीक है, यहाँ पे कोई और डायनेस्टी है, यहाँ पे कोई और डायनेस्टी है। अब मुझे फटाफट से बता दो, आपका होमवर्क है, डायनेस्टी क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था, देखो अगर ये फादर है, इनका सन बैठा, फिर सन का सन बैठा, सन का सन, मतलब अब ये तो फादर हो गए ना, अभी इसके फादर हो गए, इस वाले बच्चे के फादर हो गए, तो जो एक ही फैमिली में घूम रहा है ना, इसको बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? डायनेस्टी, ठीक है। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जो ये रूलिंग डायनेस्टी है ना वो एक स्पेसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो क्या करती है, मान लो ये कोई एरिया है और यहाँ पे कोई डायनेस्टी रूल कर रही है, अब इसका पर्पस ना सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ इसी एरिया में रूल करूँ, अब इसके मन की भी जो है ना वो मंशा है कि तमन्ना है कि मैं इस एरिया में जाके भी जो है वो अपना राज करूँ, या अपने एरिया से थोड़ा आगे निकलूँ, है ना, इस वाले एरिया में भी थोड़ा कंट्रोल करूँ। तो क्या होता है कि एक तो वो एक स्पेसिफिक रीजन में बसे हुए हैं, दूसरा उसी वक्त में वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो अदर एरियाज है ना उन पे भी वो क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। अब जब वो कंट्रोल करने जाएंगे तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि भाई युद्ध तो होगा, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होंगे वहाँ पे, ठीक है। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया जो था वो था सिटी ऑफ कनौज, ठीक है, जो गंगा वैली में थी आपकी। इस एरिया को लेकर इनकी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आपको 3 लोगों का यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। एक कन्नौज के पीछे इन तीनों की जो है ना वो फाइट चलती है, ठीक है, इन तीनों का जो चलता है कि भाई इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको त्रिपार्टाइज स्ट्रगल बोलते हैं, क्योंकि 3 लोग होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? एक गुजहारा प्रतिहारास होते हैं, ठीक है, एक राष्ट्रकूटास होते हैं, एक पाला होते हैं, तो ये तीनों मिलके। तो कभी अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि त्रिपार्टाइज स्ट्रगल में कौन कौन सी 3 पार्टीज थी, तो कौन कौन सी थी? गुजारा प्रतिहारा, फाइन, राष्ट्रकूटा एंड पाला। तो देखो 3 लोग हैं ना, तो इन लोगों का ना कन्नौज के बिना, मतलब कन्नौज को याद कर लो कान से, तो इन लोगों का ना कान पकड़े बिना गुजारा नहीं होता। क्या नहीं होता? गुजारा नहीं होता। फाइन। तो सोचने दो मुझे, रुको। गुजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला। तो ऐसे कर लो ना कि देखो इनका ना कान पकड़े के बिना गुजारा नहीं होता,
तो इनसे हमें रक्षा करनी पड़ेगी कि हमारा इनसे पाला ना पड़ जाए, या ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हो। तो रक्षा से राष्ट्र याद कर लो, कुछ ऐसे करके, इसमें बन नहीं रहा बट आप कर सकते हो, ठीक है। कि इन लोगों को ना कान पकड़ने की बड़ी वो है, इनके कान पकड़े बिना गुजारा नहीं होता, फाइन गुजारा नहीं होता, इसीलिए हमें इनसे रक्षा करनी पड़ेगी सो दैट हमारा इनसे पाला ना पड़ जाए। तो ये तो खुद भी आप याद कर सकते हो यार, ट्रिक की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। यू पीपल आर मेच्योर इनफ, राइट? सो यू पीपल कैन मेमोराइज दिस, फाइन। अब देखो, अब क्योंकि 3 पार्टीज हैं, एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, किसके लिए लड़ रही है? कन्नौज के पीछे लड़ रही हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? त्रिपाठाई स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर आपने मैप देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, फाइन। तो देखो, रूलर्स ने क्या करी थी, कोशिश करी थी अपनी पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की, दिखाने की। कैसे? अब मैंने आपको बताया था कि जो राजा है, जो रूलर है, वो अपनी पावर को कैसे दिखाता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवा के, ठीक है, जैसे टेम्पल्स बनवा दिए बड़े बड़े, वो दिखाता है कि देखो मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज है, मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ, मैं कितना ज़्यादा वेल्दी हूँ, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो आपने देखा है कि रूलर्स क्या करते थे, वो कोशिश करते थे अपनी पावर को, अपने रिसोर्सेज को डिमॉन्स्ट्रेट करने की, बड़े बड़े लार्ज टेम्पल्स बना के, सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन अनदर्स किंगडम। अब देखो कैसे दिखाते हैं कि वो पावरफुल है, कैसे दिखाते हैं कि वो वेल्दी है, कैसे दिखाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, जब उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवा दिए। अब मान लो किसी ने हमला करना है इस राजा के ऊपर जिसने अपनी पावर दिखाई, ये करा, तो जनरली क्या होता था कि इनकी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ये अटैक करा जाता था कि इसी को ये पावर का सिंबल मानते हैं, ठीक है, इसी बिल्डिंग को, इसी टेम्पल को ये पावर का सिंबल मानते हैं, इसी को ये अपनी वेल्थ का सिंबल मानते हैं। तो इसलिए क्या होता था कि जब भी अटैक करता था कोई किंगडम दूसरी किंगडम के ऊपर, तो वो टारगेट करते थे उनके टेम्पल्स को। किसको टारगेट करते थे? उनके टेम्पल्स को टारगेट करते थे, फाइन। क्यों टारगेट करते थे? क्योंकि भाई ये जो आपके टेम्पल्स है ना, इसमें बड़ा खर्चा है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं गोल्ड देखने को मिलेगा, तो ये बड़ा ज़्यादा अमीर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस पर अटैक करेंगे, एक तो उनका सिंबल खत्म होगा पावर और वेल्थ का, एंड दूसरा जिस राजा ने, जिस किंगडम ने अटैक करा है, उसकी अपनी खुद की झोली भर जाएगी, राइट? तो ऐसे आप जो है ना इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, समझ में आया? ठीक है। और सुल्तान देख लो यहाँ पे क्या है, सुल्तान एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है रूलर, ठीक है। अच्छा, एक आपको रूलर पता होंगे सुल्तान, जिनका नाम था महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान, ठीक है। तो महमूद गजनी थे आपके अफगानिस्तान के, जिन्होंने इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक क्या करा, रूल करा। तो इन्होंने क्या करा, जो अपना कंट्रोल था उसको एक्सटेंड करा अफगानिस्तान से भी आगे, ठीक है, कुछ सेंट्रल एशिया के हिस्सों पे, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था जो सब कॉन्टिनेंट का। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि इनको ना चैन नहीं पड़ रहा कि इतने एरिया भी हम लोग रूल कर रहे हैं, इनको ये कि धीरे धीरे करके ना सारे एरिया को हम लोग हड़प रहे, और इतने बड़े एरिया पे ना हम ही मिलके क्या करें, फिर राज करें। तो यही कुछ हाल आपके महमूद गजनी का भी था, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या करते थे, जो आपके महमूद गजनी अफगानिस्तान के, ये करते थे रेड, ठीक है। हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्या करते थे, रेड करते थे, आ जाते थे अपने अपनी आर्मी वार्मी लेके यहाँ पे, और ये सीधा आके कुछ नहीं करते थे, ये आके टेम्पल्स को टारगेट करते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात का एक टेम्पल है, इन्होंने आके उस पर भी जो था वो रेड करी थी, अटैक करा था आके। अब मैंने आपको क्यों बताया कि टेम्पल्स को टारगेट क्यों कर रही है, क्योंकि वो पावर का, वो वेल्थ का सिंबल है, और दूसरा ये लोग लूट लेके चले जाते थे यहाँ से, ठीक है। अब जो मच ऑफ द वेल्थ थी जो महमूद यहाँ से लेके जाते थे, वो अपनी जो कैपिटल सिटी थी गजनी में, ठीक है, उसी को बनाने में वहां पे इस्तेमाल कर देते थे। अब ही वॉज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड थे ये पता करने में कि लोग असल में हैं कैसे, जिन लोगों को मैं कॉन्कर कर रहा हूँ, ठीक है, जिन लोगों पे जाके मुझे राज करना है, उन लोगों के बारे में वो जानना चाहते थे। देखो, अगर आपको किसी पे जो है ना वो रूल करना है ना, तो उसको ढंग से पहले आपको समझना पड़ेगा, राइट? तो उसको समझने के लिए देखो, आपकी लैंग्वेज अलग है, किसी और पर्सन की लैंग्वेज अलग है, तो कैसे समझोगे? तो आपको कुछ ऐसा कॉमन सा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए, ठीक है, और आपका जो बैरियर आ रहा है बीच में लैंग्वेज का, वो भी ना आए। तो किसी और पर्सन को आप लोग ये काम सौंप दो, ठीक है, कि वो आपके बिहाफ पे जो है ना वो काम कर दे। मैंने क्या बोला कि जो महमूद गजनी थे, ठीक है, जो महमूद थे गजनी के, ये क्या चाहते थे कि जिन लोगों पे मुझे राज करना है, जिन लोगों को मैं कॉन्कर जो है वो कर रहा हूँ, करूँगा या किया है, उन लोगों को मुझे समझना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपके एक स्कॉलर को, जिनका नाम था अल बिरानी, ठीक है,
अल-बिरूनी, इनका ना नाम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अल-बिरूनी। तो इनको बोला कि देखो ये सर, अब हम दे रहे हैं आपको ड्यूटी, आपको क्या करना है, आपको लिखना है टू राइट एन अकाउंट इस सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो दिस अरेबिक वर्क, जो इन्होंने ये अरेबिक वर्क लिखा अल-बिरूनी ने, ठीक है, उसका नाम पड़ा किताब अल हिंद। क्या नाम पड़ गया? किताब अल हिंद। अल क्यों लगा? अल का मतलब शायद द होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो किताब अल हिंद जो थी वो लिखी। अब ये हिस्टोरियंस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स आपको आगे जाके देखने को मिलता है। अब इन्होंने क्या करा, जो आपके अल-बिरूनी हैं, इन्होंने कंसल्ट करा संस्कृत के स्कॉलर्स को इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। राजा के बिहाफ पे अभी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो और किंग्स होते थे वो भी वॉरफेयर में जो थे वो एंगेज रहते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके चहमनाज, जिनको आगे जाके हम लोग चौहान्स के नाम से भी जानेंगे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर वाला जो एरिया है ना उसके अराउंड क्या करा था, रूल करा था, राज करा था। इन्होंने भी कोशिश करी कि ये अपने राज को ना वेस्ट की तरफ क्या कर पाएँ, एक्सटेंड कर पाएँ, ठीक है। वेस्ट की तरफ क्या कर पाएँ, एक्सपैंड कर पाएँ, एंड ईस्ट की तरफ भी क्या कर पाएँ। देखो अगर यहाँ पे दिल्ली है, ये अजमेर वाला एरिया है, दिल्ली ये वाला कुछ एरिया आ गया अगर, तो चाहते हैं कि इस तरफ भी ये लोग एक्सपैंड करें और इस तरफ भी ये लोग एक्सपैंड करें। तो इन्होंने इस चीज़ को करने की भी कोशिश करी, ठीक है। लेकिन वेयर दे अपोज्ड बाय द चालुक्यस ऑफ गुजरात। अगर जब ये वेस्ट की तरफ जा रहे थे तो इन लोगों ने क्या करा, अपोज करा कि भाई हम लोग तो नहीं आने देंगे, ठीक है। इधर की तरफ जा रहे हैं तो इनको जो गढ़वालास हैं आपके वेस्टर्न यूपी के, इन लोगों ने अपोज करा। फाइन। एक बेस्ट नॉन चहमाना रूलर हैं आपके चहमना, जिनका नाम है पृथ्वीराज थ्री। क्या नाम है? पृथ्वीराज थ्री। उनका ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ये पृथ्वीराज जी वही हैं जो डिफीट करते हैं, जो हराते हैं अफगान के रूलर को, जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। महमूद मेरे दिमाग से वापस जुबान पे चढ़ गया। महमूद गजनी अलग है, ये मोहम्मद गौरी हैं, जिनको किसने हराया था, जिनको डिफीट करा था पृथ्वीराज ने, ठीक है, पृथ्वीराज थ्री ने। लेकिन 1191 में डिफीट कर देते हैं ये आपके मोहम्मद गौरी को। लेकिन उसके बाद 1992 में एक साल बाद ही क्या कर जाते हैं, ये हार भी जाते हैं। किससे? मोहम्मद ये महमूद चढ़ा हुआ मेरे जुबान पे, सॉरी, मोहम्मद गौरी से। फाइन, आगे देखो। अच्छा आप लोग ये देख लो, ये देखो, ये चोलास का जो है वो रीजन है, ठीक है। ये देख लो, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पांड्यास हो गए आपके, थंजावुर हो गया, ये मदुराई। ये बताओ मैंने किस चीज़ के लिए आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। गंगाई, कोंडा चोलापुरम, ये जगह आपको देखने को मिलेगी। ये कलिंगा वाला एरिया, ये साउथ कलिंगा हो गया, ये वेंगी हो गया, ठीक है। काकातियास, ककटकटियास, अरे वैसे ना बोलना नहीं जाता लिटरली, कटकटियास, ककटियास, अरे यार मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, छोड़ो, चालुक्यास। फाइन। लिटरली ना जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है ना, मेरी बहुत ज़्यादा ना ट्विस्ट हो जाती है। हर वीडियो में आपको मेरी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मुझसे ना चीज़ों को प्रोनाउंस करने में ना मैं बहुत जल्दबाजी में बोलती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे से वो वर्ड निकलता ही नहीं है ज़ुबान से, लिटरली नहीं निकलता। ककाटिया, मैं फिर से नहीं बोलना जा रहा, ककाटियास यार, नहीं बोलना जा रहा मुझे ना इसकी। अब मैं दोबारा आऊँगी पढ़ाने के बाद, मैं फिर दोबारा इसको ट्राई करूँगी, ठीक है। छोड़ो। अच्छा, ये क्या हम फंस गए यहाँ पे, एंटरटेनमेंट हो गया आपका, हो गया माइंड रिफ्रेश आपका, ठीक है। रुको इसको क्लीन करते हैं पहले। इट्स काकाटियास, यस। चलो हो गया ना माइंड फ्रेश, बढ़ते हैं आगे। अब सबका दिमाग खुल गया होगा, अरे ये क्या हो रहा है। फाइन, चलो बैक टू द स्टडीज। ओके, फ्रॉम उदयपुर टू थंजावुर। थंजावुर मैंने आपको अभी दिखाया, दिस इज योर थंजावुर, ठीक है। दिस इज योर ओरियोर, या। तो चोलाज ने अपनी पावर को राइज कैसे करा? हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? जो एक आपके माइनर चीफ थे, ठीक है, एक माइनर चीफली फैमिली थी जिनको बोला जाता था मुतियार। फाइन। हेल्ड इन द पावर ही कहाँ पे थी? कावेरी, जो कावेरी वाला डेल्टा है ना, वहां पे थे ये लोग, ठीक है। लेकिन ये लोग सबॉर्डिनेट होते थे आपके पल्लवास के, जो आपके किंग्स थे, पल्लवास किंग्स ऑफ कंचीपुरम, तो उन लोगों के सबॉर्डिनेट होते थे। मैंने आपको बताया था ना कि सबॉर्डिनेट को जब धीरे धीरे पावर मिलने लगी तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट होना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट जो था वो अपना रूल करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फाइन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुटियार्स कौन थे,
तो मुतियार्स कोई नहीं थे, ये वही थे जो सबॉर्डिनेट होते थे आपके पल्लवा किंग्स के। कंचीपुरम वाले जो किंग्स थे पल्लवास, उनके क्या थे, सबॉर्डिनेट होते थे, ठीक है। अब एक आपके विजयाला। विजयाला, तो विजयाला क्या है, ये है हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली। चोलास का आपने देखा ना, मैं आपको दिखाया अभी, यहाँ पे उरियूर है। तो जो उरियूर के चोलास होते थे ना, ठीक है, ये उनको बिलोंग करते हैं। फाइन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कैप्चर कर लिया जो डेल्टा था, जो कावेरी वाला डेल्टा था, वो कैप्चर कर लिया फ्रॉम द मुतियार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। तो जब 9th सेंचुरी का मिडल वाला टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो विजयाला है, जो चोलास में से ही है, ठीक है, उरियूर चोलास में से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्या करा, मुतियार जो थे उनसे क्या कर लिया, इस चीज को कैप्चर कर लिया। किसको, जो कावेरी वाला डेल्टा वाला रीजन था उसको कैप्चर कर लिया। अब वहां पे उन्होंने एक टाउन बनाया, जो विजयालय है, ठीक है, इन्होंने एक टाउन बनाया, उसका नाम ले दिया थंजावुर। फाइन। एंड एक टेम्पल जो था बनाया गॉडेस निशुम्ब सुधनी, या ठीक है, एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस जिनका नाम क्या था, निशुम्ब सुधनी। या पेपर में क्वेश्चन आ गया अगर कि बताओ ये टेम्पल कौन से किंग ने बनवाया, चोलास किंग ने बनवाया, किसने बनवाया। फाइन। सो ये चोलास की जो है विजयाला, उन्होंने बनवाया। अब जो सक्सेसर थे विजयाला के, उन्होंने, सक्सेसर मतलब जो विजयाला के बाद आए होंगे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, कॉन्कर्ड करा जो और भी साथ वाला कुछ एरिया था, ठीक है, नेबरिंग रीजन्स को क्या करा, कॉन्कर्ड कर लिया। एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज। अब अगर विजयाला ने इतने एरिया पे राज करा था ना, तो उन्होंने अपने किंगडम को और ज़्यादा बड़ा बना लिया। फाइन। और पावर भी उनकी बढ़ गई। जो पांड्यंस थे, The Pandyans and the Pallava territories to the south and the north were made a part of this kingdom. जो पांड्यन की जो टेरिटरीज थी, ठीक है, जो पल्लवास की टेरिटरीज थी, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ की, तो दोनों को क्या बना लिया इन्होंने, अपनी किंगडम का पार्ट बना लिया। ये जरा ध्यान से ना देख लेना कि मुतियार कौन है, ठीक है, इनकी पावर कहाँ थी, सो दैट आपको पता चले कि जो विजयालय है उन्होंने किससे जो था वो रीजन को कैप्चर करा था। ओके। अच्छा, आप देखो एक आपके ना राजा 1 है, ये भी आपके चोलास के ही एक रूलर देखने को मिलेंगे, बड़े पावरफुल रूलर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि राजा बनते हैं 985। और उन्होंने क्या करा, एक्सपैंड कर दिया अपने कंट्रोल को बहुत सारे एरियाज की तरफ, ओवर द मोस्ट ऑफ द एरियाज, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रीऑर्गेनाइज करा एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पायर के। अब जो आगे जाके राजा के जो सन आते हैं, राजेंद्र 1, ये कंटिन्यू करते हैं इनकी पॉलिसी को, ठीक है, कंटिन्यूड हिज पॉलिसी। एंड ये क्या करते हैं, जो गंगा वैली है आपकी, श्रीलंका वाला जो एरिया है, जो साउथ ईस्ट एशियन है ना, यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डेवलप कर लेते हैं एक नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस के लिए। अब देखो ये अकेले तो नहीं कर पाएंगे, इनको नेवी की जरूरत है ना, जो कि समुद्र श्रीलंका यहाँ पे है, तो भाई यहाँ जाने के लिए नेवी तो चाहिए ना इनको, ठीक है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बड़े ही बेहद खूबसूरत जो है वो टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ये बड़े टेम्पल्स हैं थंजावुर के, गंगाई कोंडा चोलापुरम के, ये राजा 1 ने बनाए, ठीक है, राजेंद्र ने बनाए। ये क्या है, आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स हैं। फाइन। तो जो चोला टेम्पल्स है ना, और देखो टेम्पल में सिर्फ यही नहीं है चोलास की कि भाई वहाँ पे सिर्फ पूजा ही हो रही है, नो, दिस इज नॉट दी ओनली, मतलब जो पर्पस था टेम्पल्स का वो यही नहीं था। ये न्यूक्लियाई बने सेटलमेंट के। यहाँ पे अगर कोई टेम्पल है तो उस टेम्पल के चारों तरफ ना लोग बसना शुरू हो गए। फाइन। क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स लगने लगी, अगर दुनिया आएगी, ठीक है, तो मार्केट लगेगी, यहाँ पे लोग आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपको सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलेगी इस मंदिर के चारों तरफ में, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के। फाइन। अब जो टेम्पल्स थे वो ऑल्सो इंडोर विद द लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। अब देखो जो इस लैंड का प्रोड्यूस होता था, फाइन, उसको क्या करना पड़ता था, वो जाता था टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट वर्क, जो कि टेम्पल, देखो जो स्पेशलिस्ट थे जो टेम्पल के लिए वर्क करते थे, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट, जो उस मंदिर को मेंटेन करने के लिए ना स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे, उनके पास जो था वो इसका क्या जाता था, देखो इसका प्रोड्यूस जाता था। फाइन। एंड वेरी ऑफन क्या होता था, जो लोग उसके पास रहते हैं उन लोगों के पास जाता था वो, जैसे आपके प्रीस्ट हो गए, आपके गार्लैंड मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर्स हो गए। फाइन। अब देखो, अब
एक तरह से जो ये गार्लैंड मेकर है ना, ये भी अपने आप में एक स्पेशलिस्ट ही आपको देखने को मिलेगा, इसका काम कोई और नहीं कर सकता। अगर हम सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो इन्होंने भी लिखा है इन अदर वर्ड्स, जो टेम्पल्स हैं वो सिर्फ पूजा की एक जगह नहीं थी, वो एक हब था पूरा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। इकोनॉमिकल क्यों, वहाँ पे देखो आपको ट्रांजेक्शन्स होने को मिल रही है, एक्सचेंज वहाँ पे हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें बन रही हैं, समझ में आ रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो इकोनॉमी समझ लो यहाँ से। सोशल क्यों, वहाँ पे सेटलमेंट्स हो रही है, एक सोसाइटी वहाँ पे बस रही है। अब जब वहाँ पे सोसाइटी बस रही है तो उनका कल्चर भी होगा ना पर्टिकुलर, समझ में आया। तो वो ये जो है मंदिर आपको, ये सिर्फ वर्शिप का ही एक स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा हब आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। अब जो क्राफ्टमैन्स थे, amongst the crafts associated with temples the making of bronze image was the most distinctive। अब बहुत सारी चीज़ें बनती होगी, लेकिन उसमें से जो खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना, वो ब्रॉन्ज की इमेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो चोला की ब्रॉन्ज की इमेजेस है ना, इनको माना जाता है फाइनेस्ट इन दी वर्ल्ड। इतने इतने देखो, इतनी सफाई से ये लोग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, देखो साफ दिख रहा है कि ये देखो, ये बैंगल्स पहनी हुई है ना, ये देखो गले में है नेकलेस है, ये कुछ ये अलग से जो है वो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर आई दिख रही है, ये लिप्स दिख रहे हैं, ये नोज दिख रहा है, ये प्रॉपर हाथ की जो है वो प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है। तो जो ये ब्रॉन्ज की चोलास की इमेजेस है ना, इनको बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, ये बड़ी फाइनेस्ट जो है वो आपको वर्ल्ड में देखने को मिलती है, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट है ये। ऑलमोस्ट जो इमेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी डेटीज की, ठीक है। समटाइम्स जो है वो इमेज है वो डिवोटीज की भी बनती थी, पर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल, दिखाया जाता होगा ना कि ये डिवोटी है, ये इनके भगवान, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो चोलास की एक अचीवमेंट्स रही है ना, वो मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट। अब अगर उन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट करी तो उनकी वजह से भी आपको उनकी क्या देखने को मिलेंगी, बहुत सारी क्या देखने को मिलती हैं, अचीवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि उसी की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने की वजह से क्या हो पाई, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई, ठीक है। आप जाके मैप 2 पे दोबारा देख के आना, आप नोटिस करके आओ कि जो कावेरी ब्रांचेज हैं, अब कावेरी देखो ब्रांचेज में जा रही है ऐसे करके, ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब जब कावेरी बे ऑफ बंगाल में मिलने जा रहे हैं उससे पहले ना उसकी बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। डेल्टा बन रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। क्या हो रही है, ब्रांचेस ऑफ इनटू स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इन चैनल्स, ये चैनल्स जो जा रहे हैं कावेरी के, जो निकल के जा रहे हैं, ये वाले रास्ते जो बने रहे छोटे छोटे, ये क्या होते थे, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, बड़े जल्दी ओवरफ्लो हो जाते थे ये लोग, मतलब जो ये लोग नहीं, ये जो इन चैनल्स हैं, फाइन, डिपॉजिट कर जाते थे। अब देखो जब नदी आती है अपने साथ में वो क्या लेके आती है, बहुत सारी फर्टाइल चीज़ें लेके आती है ना, फर्टाइल सॉइल अपने साथ लेके आती है एंड डिपॉजिट कर देती है उसको अपने बैंक्स में, फाइन। जो वाटर होता था इन चैनल से जो था वो प्रोवाइड करा जाता था, मतलब जो ये पानी लेके आ रहे हैं यहाँ से वाटर का इस्तेमाल करा जाता था, सो दैट वाटर फ्रॉम चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब सूखे में तो एग्रीकल्चर हो नहीं जाएगा, तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो मॉइस्चर ये वाला पानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द राइस। अब राइस में पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है आपको, तो यहाँ से वो चीज़ जो थी ये लोग पूरी कर लेते थे। ऑल्दो जो एग्रीकल्चर था वो डेवलप्ड हुआ आपका अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी जो ये एरिया था वो ओपन अप हुआ फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन। जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया। अब जगह अगर फॉरेस्ट है तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन फॉरेस्ट को पहले क्या करना पड़ेगा, इन फॉरेस्ट को यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा सो दैट ये एग्रीकल्चर लैंड बन पाए। फिर लैंड को एक लेवल का करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे लैंड में तो खेती होने से रही है ना, कुछ होने से रहा, तो लैंड को जो था पहले फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता था, फिर लैंड को लेवल करा जाता था, फाइन। इधर जो डेल्टा वाला रीजन था, एम्बैंकमेंट्स हैड टू बिल्ड टू प्रिवेंट दी फ्लड्स। मैंने बताया ना कि एम्बैंकमेंट्स बनाना जरूरी होता था, एंड जो कैनाल्स थी उनको भी कंस्ट्रक्ट करा जाता था सो दैट कि जो पानी है उसको फील्ड तक क्या करा जाए, लेके आ, मतलब एक रास्ता बन पाए उस पानी को फील्ड तक पहुंचाने का। बहुत सारे एरियाज में क्या होता था, आपको 2 क्रॉप भी सेम ईयर में क्या देखने को मिलेंगी, ग्रो होती देखने को मिलेंगी। बहुत सारे केसेस में क्या होता था, ज़रूरी होता था, इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, ठीक है। बहुत सारे जो मेथड्स थे वो यूज़ करे जाते थे इरीगेशन के लिए। कुछ एरियाज में क्या होता था,
जो वेल्स थे उनको डग करा जाता था, ठीक है। कुछ प्लेसेस में टैंक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता था सो दैट कि जो रेन का वाटर है, जो बारिश का पानी है, उसको कलेक्ट करा जाए। फाइन। अब देखो ऐसे ही आप इरिगेशन नहीं कर लोगे। इरिगेशन करने के लिए आपको प्रॉपर जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है, देन ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड देन रिसोर्सेज। तो मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। तो ये सारा काम जो था वो लोग बड़े पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, इस पानी को ऐसे स्टोर करेंगे, देन इस पानी को ऐसे करके फील्ड्स तक पहुंचाएंगे, इतनी चीज़ के लिए इतना पानी चाहिए। तो ये सब कुछ जो क्या करा जाता था, ये पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करा जाता था, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द रूलर्स थे एज वेल एज जो पीपल थे उन गाँव में जो रहते थे, वो इन चीज़ों में ना बड़ा एक्टिवली क्या लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। अब देखो हर किसी को पानी पहुंचना चाहिए, हर किसी को जो है वो पानी जो है वो शेयर होना चाहिए, तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो जाएगा कि सिर्फ एक ही फील्ड को जो है वो पानी जो है वो सर्व किया जा रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, जो इरिगेशन वर्क होता है ये रिक्वायर मतलब इसमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग लेबर की एंड रिसोर्सेज की, ठीक है। और जो मेंटेनिंग दिस वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। और ये जो लोग थे ये मिलजुल के इसमें बड़ा खुशी से इसमें जो था वो हिस्सा लेते थे इस काम को करने में। जो एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का, आपको शायद हिस्ट्री बोर लग रही होगी इस पॉइंट पे आके, यार इसमें कुछ है ही नहीं वो इंटरेस्टिंग मुझे बताने के लिए, फैक्ट्स कुछ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा वहाँ पे था। लेकिन जब मैं आपको प्रॉपरली करवा रही हूँ ना ऑर्गेनाइज करवा के, तब शायद आपको वहाँ पे सब कुछ एक जगह पे लिखने को मिले, और शायद आपको तब वहाँ पे समझ में आए कि अच्छा हमें इस चीज़ में ना ये याद रखना है। बट ये एनसीईआरटी सिर्फ एक आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इससे आपको किसी को बताना हो तो पहले अपना नाम बताओगे ना, उसके बाद अपनी पूरी डिटेल आप उस पर्सन को दोगे। तो जो ये एनसीईआरटी ना एक तरह से आपका नाम ही है। अगर आपका नाम ही सामने वाले को नहीं पता या आपको किसी का नाम नहीं पता, तो बाकी की और चीज़ें जानना मतलब यूजलेस है वो, है ना। तो नाम पहले जानना इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, मैं ज़रा चेकआउट करूँ कि ज़रा ये चल रहा है कि नहीं, या एवरीथिंग इज गोइंग वेल हियर। अच्छा अच्छा, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ऑर्गेनाइज कैसे करा जाता होगा, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। अब जो सेटलमेंट्स थी जो पीजेंट्स की, उनको बोला जाता था उर, ठीक है। ये बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर की जो थी डेवलपमेंट हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, ठीक है, जब इरिगेशन का स्प्रेड हो गया तब ये क्या बन गए, ये बड़े ज़्यादा अमीर वगैरह हो गए। फाइन। तो जो ग्रुप्स थे इन विलेजेस के फॉर्म द लार्जर यूनिट्स। अब देखो अगर ये कुछ पीजेंट्स हैं, इनके सेटलमेंट को तो आपने और बोल दिया, फाइन। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये विलेजेस बनती हैं, जो जो विलेजेस का जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, उसने एक लार्ज यूनिट को बना दिया, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3। अब ये पूरा ग्रुप बन गया, इसको बोलेंगे नेडू। क्या बोलेंगे? नेडू। तो जो विलेज की काउंसिल थी, द विलेज काउंसिल, और जो नेडू था, ठीक है, मतलब जो ये लार्जर यूनिट बन रही है बहुत सारे विलेजेस की, इनको ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल कि जस्टिस कैसे देना है ना, टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, तो ये सारे काम जो थे वो इनको देखने पड़ते थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे आपके, और जो विलेला कास्ट के जो आपके अमीर पीजेंट्स होते थे, ये क्या करते थे, जो अफेयर्स होते थे नेडू के, नेडू मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम क्या बोलते हैं, नेडू बोलते हैं। तो इनके जो अफेयर्स होते थे, जो इनके मैटर्स होते थे, इन पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। सेंटर में कौन होता था, आपकी चला गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। अब उसके सुपरविजन में रह के क्या करते थे, ये कंट्रोल करते थे ओवर द अफेयर्स ऑफ द नेडू, ठीक है। जो चोला किंग्स हैं, इन्होंने क्या करा, गेव सम रिच लैंड ओनर्स, जो ये बड़े अमीर लैंड ओनर्स होते थे ना, इनको कुछ टाइटल्स दे दिए। फॉर एग्जाम्पल आपका दे दिया मूवेंदावेलन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक विलान और पीजेंट जो कि सर्व कर रहा है थ्री किंग्स को, ठीक है। अरियार मतलब एक चीफ। तो इन चीज़ों का ना मतलब ज़रा याद कर लेना, सो दैट कल को कोई ऐसा वर्ड आता है ना, आपको पता हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, हिस्ट्री में ऐसा होता रहता है। एज अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड इंटरेस्टेड देम विद द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। अब देखो एज अ रिस्पेक्ट के रूप में इनको जो था वो टाइटल दे दिया जाता था, और साथ ही साथ इनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जाती थी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज की ऑफ द स्टेट एट द सेंटर में। फाइन। अब देखो टाइप ऑफ लैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जो चोला इंस्क्रिप्शन है आपकी, अब मुझे फटाफट से बता दीजिए, मैं कितनी बार रिपीट करती रहूँगी एक ही चीज़ को। फटाफट बताओ मुझे इंस्क्रिप्शन से आप लोग क्या समझते हो। मैंने कम से कम भी 100 बार नहीं 10 बार तो पूछ ही लिया होगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की क्लासेस में। फाइन।
तो इंस्क्रिप्शन क्या होती है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फाइन। तो जो चोला की इंस्क्रिप्शन है उसने कुछ कैटेगरीज मेंशन करी हैं आपकी। इट मेंशन द सिविल कैटेगरीज ऑफ अ लैंड, जैसे कि आपका विलन वगाई, ये लैंड थी नॉन ब्राह्मणा, ठीक है। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपराइटर्स की जो थी आपको लैंड देखने को मिलेगी। ब्रह्मद्या, ये जो है ब्राह्मणास को गिफ्ट करी गई लैंड है, उसको बोला जाता था शालभ होगा, ठीक है, जो कि लैंड होती थी फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए। देवदना त्रिनामतुकनी, या जो टेम्पल्स को गिफ्ट करी जाती थी लैंड, उस लैंड को बोलते थे। एंड पाली चंदनम, या इट्स पाली चंदनम, जो भी है, ठीक है, जो लैंड डोनेट करी जाती थी तो जैना इंस्टीट्यूशंस को। हमने देखा कि जो ब्राह्मणाज हैं उनको हमेशा क्या गिफ्ट में मिलती थी, ऑफन रिसीव लैंड, ग्रांट्स और ब्रह्मद्या। मैंने आपको बताया ना, अभी ब्रह्मद्या मतलब जो लैंड ब्राह्मणाज को गिफ्ट करी गई। एज अ रिजल्ट क्या होता था, जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण की सेटलमेंट है ना वो आपको इमर्ज होती दिखेंगी कावेरी वैली के पास में, ठीक है, एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब जो ब्रह्मद्या थी, मतलब जो लैंड ब्राह्मण को गिफ्ट करी गई थी ब्रह्मद्या, अब वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ और सभा ऑफ अ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब उसको देखता कौन था, उस पर एक असेंबली होती थी आपकी, ठीक है, या फिर एक सभा होती थी कुछ प्रोमिनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की, ठीक है। अब ये जो असेंबलीज थी ये वर्क करती थी बहुत एफिशिएंटली। जो इनका फैसला होता था वो रिकॉर्ड करा जाता था इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस में, ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल, जो स्टोन वॉल होती है टेम्पल में वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करा जाता था। अब जो एसोसिएशन होती थी आपके ट्रेडर्स की, व्यापारियों की, उसको बोला जाता था नगरम्स। फाइन। जो कि क्या करते थे, परफॉर्म करते थे कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आपके शहरों में। तो ये देखो यार, इंट्रोडक्शन है, बोर मत होना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बोर मत होना। अभी मैं कुछ और क्या ऐसा करूँ जो आपका थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए, एंटरटेनमेंट क्या करूँ मैं अब आपका, अब कुछ सोचने दो मुझे। ओके, सो इंस्क्रिप्शंस हैं फ्रॉम उतारा में, देखो मैं फिर अटक गई, ठीक है, एंटरटेनमेंट तो नहीं कर रही मैं, सच्ची में अटक गई हूँ। उतारामिरुर इन चिंगलीपुथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यार आप लोग जो तमिलनाडु से है ना, प्लीज़ हो अगर आप लोग साउथ इंडिया से, तो यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देना यार, मुझसे नहीं लिए जाते ये नाम, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बोलने में। मेरी टंग जो है ना वो फिसलती है, ट्विस्ट नहीं होती, फिसलती है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो, स्लिप हो जाती है मेरी टंग। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामिरूर इन चिंगलीपुथ डिस्ट्रिक्ट, जो तमिलनाडु की है, वो प्रोवाइड करती है डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, ठीक है, कैसे जो थी वो सभा आपकी ऑर्गेनाइज करी जाती थी। जो सभा थी उसके पास होती थी अपनी अपनी सेपरेट कमेटीज, ठीक है। सभा के क्या देखी जाएंगी, आपको सेपरेट कमेटीज आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कमेटीज क्या कर रही हैं, इरिगेशन वर्क को देख रही हैं, गार्डन्स को देख रही हैं, टेम्पल्स को देख रही हैं। तो जो एलिजिबल होते थे ना मेंबर्स कमेटीज के, उसको लिखा जाता था, उनके जो नाम होते थे, नेम ऑफ दोज एलिजिबल मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव। जो पाम का पत्ता होता था ना, ठीक है, उस ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव, उस पर क्या कर दिया जाता था कि इनके नाम को जो था वो लिख दिया जाता था, राइट। एंड केप्ट एन अर्दनवेयर पोर्ट में उसको रख दिया जाता था। एंड फिर एक यंग बॉय को बोला जाता था कि भाई आओ, और एक जो टिकट है, टू पिक द टिकट वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, कि उसमें से निकालो एक एक टिकट को और देखते हैं कि कौन से मेंबर का जो है वो नाम निकल के आता है एक एक कमेटी के लिए। तो ऐसे करके जो इनकी थी वो सिलेक्शन होती थी। अब इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के बारे में आप लोग देख लो यहाँ पे। अब सबक कैसे वर्क करती थी, तो वो उतारामिरूर इंस्क्रिप्शन में जो है वो आपको देखने को मिलेगी, उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। उत्तरामिरूर इंस्क्रिप्शन, या याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वर्किंग ऑफ सभा जो था, जहाँ फिर ऐसा आ गया कि उत्तरामिरूर जो इंस्क्रिप्शन है वो किस चीज़ के बारे में जो है वो हमें डिटेल्स प्रोवाइड करती है, तो वो सभा कैसे काम करती थी उस चीज़ के बारे में डिटेलिंग हमें देती है। फॉर एग्जांपल कि जो मेंबर बनना चाहते हैं सभा के, उनको है वो कम से कम उनको लैंड का ऑनर होना पड़ेगा, ठीक है। जिस लैंड से रिवेन्यू है जो वो कलेक्ट होता है, कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है, ठीक है। उनके पास खुद का घर होना चाहिए, उनकी एज इतनी होनी चाहिए, उनको वेदांस की नॉलेज होनी चाहिए, वेल वर्स होने चाहिए वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर
इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर कोई पिछले 3 साल में किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। और जिसने हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट दी इलेक्शन, वो पर्सन क्या नहीं कर सकता, वो इलेक्शन को लड़ ही नहीं सकता, कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताती है, साथ साथ ये हमें बताती है किंग्स एंड पावरफुल मैन्स के बारे में। हियर इन एन एक्सॉप्ट फ्रॉम द पेरियापुरम, एंड देखो जो आपको दी गई है ना एक्सॉप्ट फ्रॉम द पेरियापुरम, तो ये चीज़ हमें बताएगी किंग्स एंड पावरफुल मैन्स के बारे में। ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो यार पढ़ लेना, ठीक है। आपको किंग्स के बारे में और पावरफुल मैन्स के बारे में पता चल जाएगा। 12th सेंचुरी का ये तमिल वर्क आपको देखने को मिला है, जो हमें बताएगा, जो हमें दिखाता है कि जो लाइफ्स थी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की वो कैसी थी। तो कैरिंग लिटिल पपीज मुझे तो यहीं पे नज़र पड़ी है। आई जस्ट लव डॉग्स, सो मेरी इसलिए नज़र ना यहीं पे पड़ी है। तो देख लेना आपकी नज़र कहाँ पे पड़ती है जाके। किसी कोकोनट पे पड़ेगी, किसी की मतलब वॉइस पे पड़ेगी, तो देख लेना। ओके, चाइना अंडर द त्यांग डायनेस्टी। त्यांग या चाइना में क्या था कि एम्पायर आपको देखने को मिलेगी अंडर द त्यांग डायनेस्टी, जो कि पावर में रहती है अबाउट 300 ईयर्स तक, फ्रॉम 7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक, ठीक है। तो 7th से लेके 10th तक 300 साल हो गए, फाइन। इसकी कैपिटल थी जियान, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज थी इन द वर्ल्ड में, जो कि जिसको तर्क जो क्या करते थे, विजिट करते थे, ईरानियंस हो गए, इंडियंस हो गए, जापानीज हो गए एंड कोरियंस हो गए, ठीक है। जो त्यांग एम्पायर था वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। उस टाइम पे देखो एग्जाम हो रहा है इनका, ठीक है, जो सबके लिए ओपन होती थी, जो उस चीज़ में अपीयर होना चाहते हैं, उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये सिस्टम था ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करने का, ये रहा, रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल दी 1911 तक की सिस्टम आपको वहाँ पे देखने को मिला। अब मुझे आंसर दे देना यार, अगर आपकी मर्जी है, कि इन व्हाट वेज वॉज द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिवेलेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। अब बता दो यार कौन है ये, किस तरफ राज कर रही है, राष्ट्र को दस किस। अब इसका जिसने आंसर गलत दिया उसकी पिटाई है, उसकी डिजिटल पिटाई होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, सच्ची में। इसका आंसर अगर दे दिया ना गलत, तो कसम से पिटोगे, मतलब पिटोगे, हाँ यस, पिटाई होने वाली है आप लोगों को अगर नहीं देना इसका आंसर। ये भी आंसर आया तब भी पिटाई होने वाली है, ठीक है। इसका तो नहीं दोगे, चलो छोड़ो, इनका भी नहीं दोगे, बट इनका ज़रूर दे देना। अच्छा, समानता क्या आते हैं, टेम्पल, ये छोड़ो, जाके ना नहीं आ रहा ना आंसर, चुपचाप ना, कोई शर्मगिरी करने की ज़रूरत नहीं है, पेज पे आ जाओ, ठीक है, और अपने मैप को ढूंढो, कहाँ है मैप आपका। ये देखो किस तरफ है राष्ट्रकूटास, डेक्कन की तरफ है क्या, पारस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ढूंढो। मुझे नहीं पता किस तरफ है, मुझे नहीं पता ये ईस्ट है कि वेस्ट है कि डेक्कन है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये साउथ में है या नॉर्थ में है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस होमवर्क को करो, डू दिस होमवर्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे फिर एक नई एनसीईआरटी की क्लास के साथ में। सो बाय एवरीवन, थैंक यू।